बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज एक कहानी पढ़ते हैं और हमारी कहानी का नाम है गौरी। बच्चों, विवाह स्त्री पुरुष के संबंधों की सामाजिक मान्यता है, किंतु वास्तविक बंधन मन या आत्मा से ही होता है। गौरी के मन में देश सेवक सीताराम के प्रति जो श्रद्धा भाव उमड़ता है, वह सामाजिक अपेक्षाओं को अनदेखा करके उसके समर्पण की भावना को शक्ति देता है। प्रस्तुत कहानी में इसी तथ्य को दर्शाया गया है। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। शाम को गोधूली की वेला, गोधूली अर्थात संध्या का समय होता है, जिसमें गायें जब चरकर आती हैं तो उनसे उड़ने वाली धूल को कहा जाता है। तो गोधूली की वेला कुली के सिर पर सामान रखवाए जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए, तब उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहां भी नहीं बना। कुली के सिर पर से बिस्तर उतरवाकर बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए। कुली सलाम करके चला गया और वे पास पड़ी एक आराम कुर्सी पर, जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण इधर उधर फैल गए थे, गिर से पड़े। उनके इस प्रकार बैठने से स्प्रिंग आपस में टकराए, जिससे एक प्रकार की झनझन की आवाज हुई। पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा, फिर भौं भौं करके भौंक उठा। इसी समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया। काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी ना पूछकर कुंती ने नम्र स्वर में कहा, नम्र यानी कि बड़ी उदारता वाले भाव से, नम्रता के साथ कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। चाय? राधा कृष्ण चौंक से पड़े। चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था। नहीं कहा था तो क्या हुआ, पी लो चलकर, कुंती ने आग्रह पूर्वक कहा। आग्रह यानी कि विनम्रता के साथ उनसे रिक्वेस्ट की। अच्छा चलो, कहते हुए राधा कृष्ण पत्नी के पीछे पीछे चले गए। गौरी अपराधिनी की भांति, अपराधिनी जैसे उनसे कोई अपराध हो गया हो, अपराधिनी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है। ना वह होती और ना पिता को विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता। वह मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी कर दें, वह सुखी रहेगा, ना भी करें तो भी वह सुखी है। जब विवाह के लिए उसे जरा भी चिंता नहीं, तब माता पिता इतने परेशान क्यों रहते हैं? गौरी यही ना समझ पाती थी। कभी कभी वह सोचती, क्या मैं माता पिता के लिए इतनी भारी हो गई हूं? रात दिन सिवाय विवाह के उन्हें और कुछ सोचता ही नहीं। तब आत्मग्लानि यानी अपने मन के अंदर उससे ग्लानि होती, मतलब परेशानी होती, और शोक यानी कि दुखी मन से। शोक से गौरी का रोम रोम व्यथित हो उठता, अर्थात दुखी बेचैन हो उठता। उसे ऐसा लगता कि धरती फटे और वह उसमें समा जाए, किंतु ऐसा कभी ना हुआ। गौरी राधा कृष्ण की एकमात्र संतान थी। वे उसका विवाह किसी योग्य वर के साथ करना चाहते थे। यही सबसे बड़ी कठिनाई थी। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति ना थी। यथेष्ट यानी कि बिल्कुल अच्छी, अर्थात विवाह के लिए उन्हें अच्छी खासी संपत्ति की जरूरत थी, तभी जाकर उनकी पुत्री गौरी का विवाह संपन्न हो सकता था। यही कारण था कि गौरी का यह 19वां साल चल रहा था, फिर भी वे कन्या के हाथ पीले ना कर सके थे। गौरी ही उनकी अकेली संतान थी। छोटेपन से ही उसका पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ था। प्रायः उसके उचित अनुचित सभी हट पूरा हुआ करते थे। इसी कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक यानी कि बिना डर के, निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और हठीला था। एक बार वह जिस बात को सोच समझ कर कह दे, फिर उस बात से कोई हटा नहीं सकता था उसे। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वह उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों हैं।
वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती, और अगर पिता विवाह को इतना अधिक महत्व देते हैं तो फिर पात्र क्या और कुपात्र क्या, यानी कि अच्छा क्या और कुपात्र यानी कि बुरा क्या। विवाह करना है कर दे, किसी के साथ भी, वह हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहेगी। उनकी यह परेशानी, इतना चिंता अब उससे सही नहीं जाती, किंतु संकोच और लज्जा, लज्जा यानी कि शर्म, संकोच और लज्जा जुबान पर ताला सा डाल देती। अर्थात कैसे कहे पिता से कि किसी से भी कर दे विवाह, लेकिन मेरे लिए इतना परेशान ना हो। 1000 बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात ना कह सकी। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण बाबू ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया और पास ही रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर कुंती ने चाय और कुछ नमकीन पूरियां पति के सामने रख दी। पूरियों की तरफ राधा कृष्ण ने देखा भी नहीं, चाय का प्याला उठाकर पीने लगे। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही ना मिलता हो, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधिन हो रही थी। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहां गए थे क्या वहां भी कुछ ठीक नहीं हुआ? ठीक होने को वहां रखा ही क्या था। चाय का घूंट गले से नीचे उतारते हुए बाबू राधा कृष्ण ने कहा, सब हम ही लोगों पर है। विवाह करना चाहें तो सब ठीक है, ना करना चाहे तो कुछ भी ठीक नहीं है। कुंती ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा हूं, कहकर राधा कृष्ण फिर चाय पीने लगे। कुंती की समझ में यह पहली ना आई। जरा समझाकर कहो, तुम्हारी बात तो समझ में ही नहीं आती। राधा कृष्ण ने कहा, समझाकर कहता हूं, सुनो। वह लड़का नहीं आदमी है। तुम्हारी गौरी के सामने मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी ब्याह? कुंती ने कहा, विवाह की बात तो पीछे होगी, क्या रूप रंग बहुत खराब है? फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण बोले, रूप रंग नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। इतनी सीधाई भी तो अच्छी नहीं होती। सीधाई यानी कि सीधापन। इतनी सीधाई भी तो अच्छी नहीं होती जिसके पीछे आदमी ना दिखे, और फिर उम्र भी तो बहुत अधिक है, 33-36 साल, साथ ही 2 बच्चे भी हैं। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो वह विवाह करना चाहता है, नहीं तो शायद ना करता। उसकी दूसरी शादी है। उसकी उमंगे, उसका उत्साह यानी कि जोश, सब ठंडा पड़ गया है। वह अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहता है। धाय यानी कि एक माँ जो उनके बच्चों को संभाल सके। पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है, और वह तो साफ साफ कहता है कि मैं बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। कुंती ने कहा, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे अपने बच्चों के ही तो बहाने तो शादी करते हैं, नहीं तो यह कहेंगे कि अपने लिए करते हैं। राधा कृष्ण ने कहा, अरे नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है। उसके भीतर कुछ और बाहर कुछ और हो ही नहीं सकता। हृदय से उसका दर्पण की तरह साफ है। दर्पण यानी कि शीशे की तरह। पर उसका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है। वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान यानी कि ऐसे बखान करना, व्याख्यान देने लायक तो है, पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। इसके अलावा 30 रुपये कुल उसकी तनख्वाह है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करता है। 3 बार जेल जा चुका है। किस दिन चला जाता है कुछ ठिकाना नहीं। कुंती ने कहा, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता। राधा कृष्ण, बुरा आदमी तो वह भी नहीं कहता उसे, पर वह गौरी का पति होने लायक नहीं है। सच बात यह है। कुंती ने कहा, फिर तुमने क्या कह दिया? राधा कृष्ण कहा, क्या कह देता? उन्हें बुला लाया हूं, अगले इतवार को आवेंगे, जिससे तुम भी उन्हें देख लो। और वे आने के लिए भी तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कहने लगे, नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना आऊँगा। इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। फिर जब मैंने उसे समझाकर कहा कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसकी माँ आपको देख लेंगी, तब कहीं बड़ी मुश्किल से राजी हुए। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी उनकी बातों को सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट
अर्थात उनके मन में संतुष्टता ना होना। असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। श्रद्धा यानी कि सम्मान के, अर्थात जिस व्यक्ति को उसने देखा भी नहीं था गौरी ने अभी, उसके लिए उसके मन में सम्मान के भाव आने लगे। राधा कृष्ण बाबू पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए और उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाशने को कई पत्र लिखे। वर यानी कि दूल्हा। अगला इतवार आया। आज ही बाबू सीताराम जी गौरी को देखने या अपने आप को दिखाने आवेंगे। राधा कृष्ण जी ने यह पहले ही कह रखा है कि किसी बाहर वाले को कुछ न मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने आया है, अतः यह बात कुछ गुप्त रखी गई। गुप्त यानी कि सबसे छुपा कर। घर के भीतरी आंगन में ही उनके बैठने का प्रबंध किया गया। 3-4 कुर्सियों के बीच में एक मेज है जिस पर एक साफ धुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया और एक ग्लास में आंगन में उगे गुलाब के कुछ फूलों को तोड़कर गुलदस्ते का रूप दिया गया है। बहुत ही साधारण सा आयोजन है। सीताराम जी सरीखे व्यक्ति के लिए, सरीखे यानी कि बहुत नपे तुले सीधे साधे, सरीखे व्यक्ति के लिए किसी विशेष आडंबर, आडंबर यानी कि दिखावा, किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता भी तो ना थी। यथा समय यानी कि ठीक समय पर, यथा समय बाबू सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी वही खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे, न जूता न मोजा, न किसी प्रकार का ठाट बाट, पर दोनों बड़े प्रसन्न, बड़े हंसमुख। घर में आकर वह इस प्रकार खेलने लगे जैसे इस घर से वे चिर परिचित हों, अर्थात बहुत समय से जान पहचान हो इस घर से उनकी। कुंती एक तरफ बैठी थी। तो चलिए, सीताराम जी आ गए घर में गौरी को देखने के लिए। अब आगे क्या होता है जानेंगे आगे। बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण, परिपूर्ण यानी भरा हुआ, परिपूर्ण घर उसे क्षण भर के लिए नंदन कानन सा जान पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, कितने अच्छे बच्चे हैं। यदि बिना किसी प्रकार का संबंध स्थापित हुए ही सीताराम जी इन बच्चों को संभालने का भार उसे सौंप दें तो वह खुशी खुशी ले ले। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई, तन्मय यानी कि व्यस्त हो गई, तन्मय हो गई कि क्षण भर के लिए फूल बैठी कि सीताराम जी भी बैठे और उनसे भी कुछ बातचीत करनी है। इसी समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे याद आ गया हो, दौड़कर पिता के पास गया। उनके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू तुम तो कहते थे ना माँ को दिखाने ले चल रहे हैं, माँ कहाँ है बतलाओ। बाबू ने किंचित हंसकर कहा, यानी कि झिझक भरी हंसी। उन्होंने कहा, ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो यही तुम्हें दिखाएंगी। बालक ने मचलकर कहा, ऊह तुम दिखाओ। और इसी समय एक बड़ी सी सफेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भाग गई। बच्चे सब कुछ भूलकर बिल्ली के पीछे दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। गौरी पिछले बरामदे में चुपचाप खड़ी थी। वह न जाने किस ख्याल में थी। तब तक छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए कहा, क्या तुम हमारी माँ हो? गौरी ने देखा, हिष्ट पुष्ट अर्थात तंदुरुस्त। हिष्ट पुष्ट का अर्थ होता है तंदुरुस्त। हिष्ट पुष्ट सुंदर था बालक, कितना भोला, कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगी ना? बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। अब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर ना दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? हाँ खाएंगे। दोनों ने एक ही साथ एक ही स्वर में उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर देखा कि छोटा बच्चा गौरी को गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक निश्वास अर्थात जिनमें विश्वास भरा भाव हो। एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद जो ही गौरी ने ऊपर आंख उठाई, उसने माता पिता दोनों को सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह के स्वर में, स्नेह यानी कि प्यार भरे स्नेह के स्वर में पुत्री से कहा, बेटी जरा चलो, चलती हो ना? गौरी ने कोई उत्तर ना दिया। उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई।
बच्चे अब भी उसी को घेरे थे। वैसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके, किंतु जरा सा मौका पाते ही वह फिर जाकर गौरी के आसपास बैठ गए। काफ़ी देर हो गई। यह देखकर सीताराम जी ने कहा, बहुत समय हो चुका है, अब मैं चलूँगा, नहीं तो शाम की ट्रेन ना मिल सकेगी। फिर राधा कृष्ण की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है, और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसलिए देखने को आना नहीं चाहता था। फिर कुछ ठहर कर बोले, और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी इन बच्चों को ज़रूरत है एक माँ की। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ तो कल जेल में। मेरे बाद इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझकर विवाह को तैयार हो सका हूँ। अन्यथा अन्यथा यानी कि इसके अलावा, अन्यथा इस उम्र में विवाह, कहकर वे स्वयं हंस पड़े। राधा कृष्ण ने मन ही मन सोचा, तो मेरी लड़की इनके बच्चों की धाय बनकर जाएगी। कुंती ने सोचा, कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन करके अपना जीवन सार्थक बना सकती है। सार्थक यानी कि सबके सामने एक अच्छा उदाहरण। गौरी ने मन ही मन इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा, जैसे यही दृष्टि कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने से अधिक मैं इन भोले भाले बच्चों की मां बनना पसंद करूंगी। सीताराम जी को जाने के लिए प्रस्तुत यानी सामने देखकर प्रस्तुत देख बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। यदि राधा कृष्ण झूठी ही सही एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीताराम जी बच्चों को छोड़कर निश्चिंत होकर चले जाते। परंतु इस ओर से जब कोई बात ही ना हुई तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस और मिठाई का प्रलोभन यानी कि लालच, प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके वे ले जा सके। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देरी है। सीताराम जी उस पत्र की प्रतीक्षा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रुख और महात्मा जी के वक्तव्यों अर्थात उनके भाषणों, उनकी कही गई बातों का वक्तव्यों को पढ़कर वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है। ना जाने किस दिन उन्हें फिर जेल का मेहमान बनना पड़ेगा। पिछली बार जब गए थे तब उनकी बूढ़ी बुआ थी, पर अब तो वह भी नहीं रही। यह कहारिन क्या बच्चों की देखभाल कर सकेगी? बच्चों की उन्हें बड़ी चिंता थी और बच्चे भी सदा ही माँ की रट लगाए रहते थे। उन्होंने फिर एक पत्र बाबू राधा कृष्ण को शीघ्र ही तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा। उधर राधा कृष्ण जी दूसरी ही बात तय कर रहे थे। उन्होंने सीताराम जी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गौरी की मां पुराने ख्याल की है। ख्याल यानी कि पुराने विचार की, पुराने ख्याल की है। वह बिना जन्म पत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती, अतएव आप अपनी जन्म पत्री भेज दें। पत्र पढ़ने के साथ ही सीताराम जी को यह समझने में देरी ना लगी कि यह विवाह ना करने का केवल बहाना है, किंतु फिर भी उन्होंने जन्मपत्री भेज दी। जन्मपत्री भेजने के कुछ ही दिनों बाद उत्तर भी आ गया कि जन्मपत्री नहीं मिली, इसलिए विवाह ना हो सकेगा, क्षमा कीजिए। बाबू राधा कृष्ण को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था जो उनकी समझ में गौरी के बहुत योग्य था। धनवान ये भी अधिक ना थे, पर अभी अभी नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुए थे। आगे और भी उन्नति की आशा थी। बीए पास थे, देखने में अधिक सुंदर ना थे, बद शक्ल यानी कि बुरी शक्ल वाले। बद शक्ल भी नहीं कहे जा सकते थे, पर पुरुषों की भी कई सुंदरता देखी जाती है। उम्र कुछ अधिक ना थी, यही 24-25 साल। लेने देने का झगड़ा यहाँ भी ना था। पहली शादी थी और माँ बाप भाई बहन से भरा पूरा परिवार था। राधा कृष्ण जी इससे अधिक और चाहते भी क्या थे। ईश्वर को उन्होंने कोटिक धन्यवाद यानी कि मन से कोटिक धन्यवाद दिए, जिसकी कृपा से ऐसा अच्छा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया। विवाह आगामी आषाढ़ यानी कि आने वाले आगामी आषाढ़ में होना निश्चित हुआ। दोनों तरफ से विवाह की तैयारी हो रही थी। राधा कृष्ण जी की यही तो एक लड़की थी। वे बड़ी तन्मयता के साथ गहने कपड़ों का चुनाव करते थे।
सोचते थे देर में शादी हुई तो क्या हुआ, वर भी तो कितना अच्छा ढूंढ निकाला है। कुंती भी खुश थी। उसकी आंखों में वह दृश्य झूलने लगता था कि उसका दामाद छोटे साहब हो गया है। बेटी दामाद छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलने आए हैं। किंतु बच्चों की बात सोचते ही उसे सीताराम जी के दोनों बच्चे तुरंत याद आते और याद आ जाती उनकी बातें। बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। फिर वह सोचती, दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, कर ले शादी, क्या मेरी गौरी ही है। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ही प्रसन्न थे। पर गौरी से कोई पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मची रहती है। रह रहकर उसे उन बच्चों का भोला भाला मुंह और मीठी मीठी बातें याद आ जाती और साथ ही याद आ जाते विनयी, नम्र और सादगी की प्रतिमा यानी कि मूर्ति। सादगी की प्रतिमा सीताराम जी। उनकी याद आते ही श्रद्धा से गौरी का माथा अपने आप ही झुक जाता। देशभक्त त्यागी वीरों के लिए उसके हृदय में बड़ा सम्मान था। सीताराम जी ने भी तो देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया था। उत्सर्ग यानी कि सारा आनंद त्याग दिया था। नहीं तो बीए पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर, प्रयत्न यानी कि कोशिश करने के बाद, प्रयत्न करने पर उन्हें भी नायब तहसीलदार ना मिल जाती। मिलती क्यों नहीं, पर सीताराम जी सरकार की गुलामी पसंद करते तब ना। दूसरी ओर थे उनके होने वाले वर, नायब तहसीलदार साहब, जिन्हें अपने आराम, अपने ऐश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित मात्र अर्थात इशारे पर चलने वाले, पर निरीह न्यौछावर होने वाले, देशवासियों के गले पर छुरी फेरने में जरा भी संकोच या हिचक नहीं, जिनके सामने कुछ चांदी के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं और दुम हिलाते हुए निर्दय से निर्दय क्रम यानी कि बुरे से बुरे काम करने में भी किंचित लज्जित नहीं होते। घृणा से गौरी का जी भर जाता, किंतु उसके इन मनोभावों को जानने वाला यहाँ कोई ना था। वह रात दिन इस प्रकार की अव्यक्त यानी कि ना बोलने वाली, किसी के सामने नहीं बोल सकती थी, वो अव्यक्त पीड़ा से विकल सी रहती थी। विकल यानी कि बेचैन हो उठती थी वो। अर्थात वो ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल विवाह नहीं करना चाहती थी जो ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी कर रहा हो। बहुत चाहती थी कि अपनी माँ से कह दे कि वह नायब तहसीलदार से शादी ना करेगी, किंतु लज्जा उसे कुछ भी ना कहने देती। जो जो विवाह की तिथि नजदीक आती जा रही थी, गौरी की चिंता बढ़ती जा रही थी। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले एक दिन एकाएक तार आया कि नायब तहसीलदार के पिता का देहांत हो गया। इस मृत्यु के कारण विवाह साल भर को टल गया। गौरी के माता पिता बड़े दुखी हुए, किंतु गौरी के सिर पर से जैसे चिंता का पहाड़ सा हट गया। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन की लहर सारे देश भर में बड़ी तीव्र गति से फैल गई। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया। रोज ही ना जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सजा होती, कहीं लाठीचार्ज, कहीं धारा 144। सरकार की दमन की चक्की, दमन यानी कि कठोरता से लोगों को दमन करना, अर्थात अत्याचार की भावना, दमन की चक्की बड़े भयंकर रूप से चल रही थी। गौरी को चिंता थी उन बच्चों की। जब से सत्याग्रह संग्राम छिड़ा था तभी से उसे फिक्र थी कि ना जाने कब सीताराम जी गिरफ्तार हो जाएं और फिर वे बच्चे बेचारे, उन्हें देखेगा कौन। रोज का अखबार ध्यान से पढ़ती और कानपुर का समाचार तो और भी ध्यान से देखती थी। और इसी प्रकार उसने एक दिन पढ़ा कि राजद्रोह अर्थात सरकार के विरुद्ध द्रोह करने पर, राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी गिरफ्तार हो गए और उन्हें 1 साल का सश्रम कारावास यानी कि 1 साल के कठोर कारावास हुआ है। इस समाचार को पढ़कर गौरी कुछ क्षण तक स्तब्ध सी खड़ी रह गई, अर्थात बिल्कुल बिना बोले खड़ी। फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। कुछ ही देर बाद उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह माँ के पास गई। माँ कोई पुस्तक देख रही थी। उसने अपने सारे साहस को समेटकर दृढ़ता से कहा, माँ मैं कानपुर जाऊंगी। कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। गौरी ने कहा, वहां बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे? कैसी बात करती हो गौरी, पागलों की सी।
गौरी ने कहा, नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों को तुम भी जानती हो, उनके पिता को राजद्रोह के मामले में साल भर की सजा हो गई है। बच्चे छोटे हैं, मैं जाऊंगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। गौरी के स्वभाव से कुंती भली भांति परिचित थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात की हट पकड़ती है कभी नहीं छोड़ती। अतएव सहसा वह गौरी का विरोध ना कर सकी और बोली, पर तेरे बाबूजी जो बाहर गए हैं उन्हें तो आ जाने दे। पर गौरी ने दृढ़ता के साथ कहा, बाबूजी के आने तक नहीं ठहर सकूंगी माँ, मुझे जाने दो। रास्ते में मुझे कुछ कष्ट ना होगा। कष्ट यानी कि परेशानी ना होगी। अब मैं काफी बड़ी हो गई हूं। और उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई। साल भर बाद अपनी सजा पूरी करके सीताराम जी घर लौटे। इस साल भर के भीतर उन्होंने एक बार भी बच्चों को ना देखा था। कायदे के अनुसार, कायदे यानी कानून के अनुसार, उन्हें हर महीने उनका कुशल समाचार मिल जाता था, पर लगातार उन्हें बच्चों की चिंता बनी ही रहती थी। जिस कहारिन के भरोसे वो बच्चों को छोड़ गए थे, उसके भी 3-4 बच्चे थे। वे बच्चों को कैसे रखेगी सो सीताराम जी जानते थे, पर विवशता थी। विवशता यानी कि मजबूर थे। क्या करते? सवेरे 6 बजे ही जेल से मुक्त कर दिए गए। मुक्त यानी आजाद कर दिए गए। अर्थात अब सीताराम जी 1 साल की कारावास झेलकर वापस आ गए। एक तांगे पर बैठकर वे घर की ओर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थी। बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीद ली। घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खुला था। घर के अंदर पैर रखने में हृदय धड़कता था। ना जाने बच्चे किस हालत में हो। वे चोरों की तरह चुपके चुपके घर में घुसे। परंतु यह क्या, आंगन में पहुंचते ही वे ठगे से खड़े रह गए। फिर जरा आगे बढ़कर उन्होंने कहा, आप? गौरी ने झुककर उनकी पद धूली माथे से लगा ली, अर्थात उनको चरण स्पर्श किया। तो ये थी गौरी और सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये कहानी, जिसमें एक लड़की जिसने अपने स्वदेश की भावना को अपने मन में बसा के रखा था और ऐसे ही वर की तलाश में थी जो अपने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दे। इसके लिए उसने सीतारमन जी को चुना। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। आप इससे मिलने वाली सीख को अवश्य समझ गए होंगे कि अपने मन में देश प्रेम की भावना को हमेशा सजो के रखें, जैसा गौरी ने किया। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।